वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। एचएसएससी ग्रुप नंबर 6 की रिवीजन सीरीज़ का जो आज की यूनिट हमारी वो है इनकम टैक्स। जैसा कि आपको पता है, हमने एचएसएससी ग्रुप नंबर 6 जी की जो कॉमर्स के बच्चों के लिए उनकी एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और उसकी हमने वीडियो डाली है 18-19, तो उनका आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की जो यूनिट हमारी जिसे हम रिवाइज करेंगे वो है इनकम टैक्स। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। डेफिनेशन है कि इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स गवर्नमेंट्स इम्पोज ऑन इनकम जनरेटेड बाय बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। मतलब कि एक क्षेत्र है, ठीक है, और कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, वो उस इंडिविजुअल की जैसे सैलरी हो गई, ठीक है, या कोई अन्य प्रोफेशन हो गए, और बिजनेस की जो भी इनकम होगी उनके ऊपर जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स होता है ना, वही इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स इज यूज टू फंड पब्लिक सर्विसेज, पे गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन एंड प्रोवाइड गुड्स फॉर सिटीजन्स। की इनकम टैक्स जो यूज़ किया जाता है ना इकट्ठा करने के बाद, तो गवर्नमेंट कहाँ करती है, जैसे कि बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज हैं, रोड हैं, सड़क हैं, उनको बनाने में हो गया, और गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन मतलब कि गवर्नमेंट कर्मचारियों की जो सैलरी वगैरह है वो हो गई, और प्रोवाइड गुड्स फॉर सिटीजन्स। इनकम टैक्स इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट होता है। डेट ए गवर्नमेंट लिव्स ऑन इनकम ऑफ द इट्स सिटीजन। अपने नागरिकों की जो इनकम होती है ना उसके ऊपर लगाया जाने वाला ये प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैंडेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट दिस टैक्स। कि इनकम टैक्स का जो 1961 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना वो इस टैक्स को इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी। द गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स एवरी ईयर इन इट्स यूनियन बजट। हर साल जैसे यूनियन बजट आता है उसके अकॉर्डिंग जो स्लैब्स होते हैं या टैक्स रेट होते हैं वो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है इनकम डज नॉट ओनली मीन मनी अर्न फ्रॉम द सैलरी। इनकम का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम किसी कार्य में लगे हुए हैं और वहाँ से हमको सैलरी जनरेट हो रही है, उस पर लगाया जाने वाला। ये केवल इतना ही नहीं है, इसके अंदर इट आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, गेंस फ्रॉम प्रोफेशन जैसे कि बिजनेस सच एज बोनस, कैपिटल इनकम, कैपिटल गेंस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं, ठीक है, जहाँ से इनकम कैलकुलेट की जाती है और उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है भाई? टैक्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस डिप्लॉयड बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के द्वारा ये प्रोसेस है वो डिप्लॉय की जाती है टू कंप्लाई विद टैक्स लॉ। जो टैक्स लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो मतलब कि अपना जितना टैक्स बनता है उसकी मैनेजमेंट करते हैं। ऑल द टैक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स सच एज पेनल्टीज, अपील्स, प्रोसिक्यूशन एंड टैक्स केस सेटलमेंट्स आर पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। सारे के सारे जितने भी पहलू होते हैं ना इनकम टैक्स रिलेटेड, ये टैक्स रिलेटेड, जैसे कि पेनल्टी हो गई, अपील्स हो गई और टैक्स के सेटलमेंट हो गए, वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं? टैक्स मैनेजमेंट के। अंडर ए टैक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टैक्स पेयर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर एनालाइज टू इंश्योर कंप्लायंस एंड अवॉइड द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। कि टैक्स मैनेजमेंट जो नीति होती है ना उसके अंदर क्या किया जाता है? टैक्स पेयर की जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टैक्स रिलेटेड एक्टिविटी है उनको विश्लेषण किया जाता है, और कोई भी जो पेनल्टी वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह उसको लग सकता है उससे मैनेज किया जाता है, उसको बचाया जाता है। अनलाइक टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी एसएससी। मतलब टैक्स प्लानिंग इतनी ज़रूरी नहीं, मतलब टैक्स प्लानिंग की बजाय टैक्स प्लानिंग तो कोई भी करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट है ना वो सभी एसएससी के लिए ज़रूरी होता है। देयरफॉर एवरी टैक्स पेयर मस्ट कंप्लाई विद ऑल द टैक्स लॉ फॉर फेस इंटरेस्ट पेनल्टीज़। कि जो टैक्स पेयर होते हैं जितने भी वो सारे क्या करेंगे? कंप्लाई करेंगे अपने जितने भी जो उन्होंने ट्रांजैक्शन वगैरह करी हैं उनकी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर उनको पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट लग सकता है। Basis of charge of an income lets us know that on what grounds income earned by a person is chargeable to tax। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किस इनकम पे ऊपर टैक्स हमें लगाना है या किस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इट स्पेसिफिकली डिफाइंस वेदर इनकम सो रिसीव्ड इज टैक्स चार्जेबल। कि मतलब जो इनकम हमें रिसीव्ड हो रही है वो टैक्स चार्जेबल है या फिर रिसिप्ट बेसिस पे है या फिर अक्रूवल बेसिस पे है, और इन केस ऑफ वेरिएशन इन अकाउंटिंग मेथड हाउ टैक्स शुड बी चार्ज्ड। और अलग अलग अकाउंटिंग है तो उसमें किस तरह से जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा, ये बेसिस ऑफ चार्ज होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हेड्स ऑफ इनकम। कि इनकम कहाँ कहाँ से शामिल की जा सकती है। एक तो होती है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, एक हो गया आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी है आपने रेंट पे दे रखी है वो उससे आने वाली इनकम जो हो गई,
इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेंस और बिजनेस और प्रोफेशन, कोई बिजनेस आपका या किसी पेशे से जुड़े हैं आप तो उनसे जो इनकम होगी वो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि 5 हेड हैं जिसके अंदर आपकी इनकम को डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ए सैलरी कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन, मतलब कि हम किसी काम पे लगे हुए और हमें मॉनेटरी कंपनसेशन के रूप में दिया जाने वाला जो पे है ना, वही हमारी जो होती है सैलरी होती है। दिस कुड बी एनी बेसिस एंड नॉर्मल वेज, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव, इनकैशमेंट एट्सेट्रा, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अनदर हेड ऑफ द इनकम टैक्स is income from house property. This part sheds light on and detail about the taxation policies on house और real estate, मतलब आपकी कोई संपत्ति है, हाउस है और उस के लिए आपको रेंट वगैरह आ रहा है, उस प्रॉपर्टी से आपको मतलब कि इनकम जनरेट हो रही है तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स होता है ये हाउस प्रॉपर्टी का। फिर आता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये तीसरा हेड है कि दिस इज़ द थर्ड हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ए बिजनेस इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और नेचर ऑफ ट्रेड, मतलब ये बिजनेस के ऊपर लगता है। आपने कोई बिजनेस कर रखा है, कोई व्यापार मतलब कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक्टिविटी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं तो उस पर लगाया जाने वाला है ये, ठीक है। ये तीसरा हेड है। फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। बीइंग द फोर्थ हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम गेन फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट, किसी भी कैपिटल एसेट के रूप में कमाई जाने वाली जो इनकम होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। बी इट मूवेबल या फिर इमूवेबल, इट डीम्ड टैक्सेबल, मतलब कि कोई भी कैपिटल एसेट है चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो वो टैक्सेबल है, मतलब कि उसको टैक्सेबल माना जाएगा जिससे आपको इनकम हो रही है। कैपिटल गेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दीज गेंस आर टैक्सड अंडर द हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, और इनको किस में चार्ज किया जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। नेक्स्ट जो फिफ्थ ऐड आता होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिफ्थ एंड लास्ट ऐड ऑफ इनकम अंडर द टैक्स इनकम टैक्स एक्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सोर्स अदर देन द प्रीवियसली मेंशन 4 हेड इज कंसिडर्ड टू बी अंडर दिस कैटेगरी। ऊपर जितने भी 4 हेड आए हैं उनके अलावा कोई भी अदर इनकम जो आपको प्राप्त हो रही है ना वो आपकी शामिल की जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम को मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि होता क्या है। क्लबिंग ऑफ इनकम जैसे ना टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए हम मतलब कोई बिल्डिंग हमारी है और हमने किराए पे दे रखी है, ठीक है, और उसका हम जो रेंट है वो अपने अकाउंट में ना लें, ठीक है, अपने स्पाउस के, अपने फ्रेंड के, किसी और के अकाउंट में डाल दें तो वो क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया एक तरह से, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। व्हेन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन योर इनकम, अन्य पर्सन की इनकम है आपकी इनकम में शामिल कर ली जाए, एंड टैक्सड इन योर हैंड, और आपको लगे फिर वो टैक्स, ठीक है, देन सिचुएशन सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। ऐसी सिचुएशन आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाएगी। द इनकम क्लब्ड इन योर अकाउंट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। फिर अकाउंट आपके अकाउंट में जो इनकम क्लब्ड हुई ना उसको बोला जाएगा डीम्ड इनकम। द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम आर अप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड नो अदर टाइप ऑफ एसएससी लाइक फ्रॉम अचीव इनकम, एचयूएफ और इनकम कंपनी एट्सेट्रा, केवल ये इंडिविजुअल पर मानी जाएगी। अब इसके कुछ एक टैक्स सेक्शन हैं कि इनकम टैक्स सेक्शन ऑन क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब हम कर लेते हैं कि क्या कि जो बिल्डिंग किराए पे दे रखी है उसका किराया जो है ना वो मेरे खाते में ना आए, कि मेरे को टैक्स ना लगे, लेकिन वो आपको ही लगेगा, मतलब आप किसी और के अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो आपके अकाउंट में मानी जाएगी क्योंकि वो आप क्लबिंग कर रहे हैं। जैसे सेक्शन है इसका ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, मतलब आप इनकम का ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन एसेट का ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी आपके लिए। 61 के अकॉर्डिंग रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन मतलब कि बताया नहीं गया इस तरह से। सेक्शन 64 की जितने भी एक्ट हैं ये क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस के खाते में आप डलवा रहे हो। सेक्शन 64 का ये जो सेक्शन है क्लबिंग ऑफ इनकम इन केस ऑफ सन्स वाइफ, अपने बेटे की जो पत्नी है उसके अकाउंट में डलवा रहे हो, ये सेक्शन 64(1)(4) ये सारे इसमें शामिल हैं। सेक्शन 64(1) ए क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की इनकम लेस देन 18 ईयर एंड एन एग्जाम्पशन ऑफ 15 अलाउड टू दी पेरेंट, मतलब ये इन माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो आप डलवा रहे हो, मतलब कि माइनर चाइल्ड के खाते में आप पैसे डलवा रहे हो और इसमें एग्जाम्पशन है केवल 1500 रुपये का। तो ऐसी अगर चीज़ें हो रही है ना तो ये सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग वो इनकम आपकी मानी जाएगी। फिर आता है सेक्शन 64 क्लबिंग ऑफ इनकम एंड एचयूएफ, ये आपका सेक्शन 64 कहलाता है। सेट ऑफ लॉसेस का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ लॉसेस मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ डेट
पर्टिकुलर ईयर, मतलब कि लॉस जो होते हैं उनको एडजस्ट करना उस साल की इनकम के साथ में या प्रॉफिट के साथ में। लॉसेस डेट आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, जो इनकम के अगेंस्ट सेट नहीं होंगे इन द सेम ईयर, उसी साल में, तो उनको क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, अगले साल ले जाया जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ दोज ईयर। मतलब कि इस साल के लॉस अगर आपकी इस साल की इनकम में एडजस्ट नहीं हुए, सेट ऑफ नहीं हुए, तो उनको नेक्स्ट आगे ले जाया जाएगा आगे की इनकम के लिए। नेक्स्ट आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब होता है, अभी जैसे बताया था, आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएट एंड परमिसिबल इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट, जैसे कि हमने इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लिया और उसके बाद भी देयर कुड स्टिल बी अनएडजस्टेड लॉस, ऐसा लॉस बच गया जो साल एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। दीज अनएडजस्टेड लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द इनकम ऑफ दीज ईयर, फिर उस लॉस को अगले साल की जो इनकम होगी ना उसमें एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आता है सेक्शन रिलेटेड टू सेट ऑफ, मतलब कि सेट ऑफ से रिलेटेड हमारे पास कौन से सेक्शन है। एक तो है सेक्शन 32 टू अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये आप इसका केवल नेम पढ़ेंगे हम। सेक्शन 71B लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। 72 लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, काल्पनिक जिसको बोला जाता है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये सारे एडजस्टेबल हैं। और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिस से रिलेटेड जितने भी आपको लॉस हुए हैं वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब डिडक्शन आती हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको पीडीएफ में डिटेल से आप इनको पढ़ सकते हैं। डिडक्शन अंडर 80C से लेकर 80U, मतलब कि आपकी जो अमाउंट इनकम है उसमें से डिडक्ट होने वाली चीज़ें, तो ये 80C से लेकर 80U तक हैं। जैसे 80C में इन्वेस्टिंग इनटू वेरी कॉमन एंड पॉपुलर इन्वेस्टमेंट लाइक LIC PPF, ये हो गया सुकन्या समृद्धि। सेक्शन 80C से अगला जो है इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड, फिर अगला है अटल पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम में, अटल पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन और नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये सारे आपके हेड हैं। नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवा रखा वो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ये सारे के सारे आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। ये 80U तक हैं। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड HUF। कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है इसका भी फॉर्मेट आपको दे रखा कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी पहले, ठीक है। फिर इसके इस हेड के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एनी अलाउंस, ठीक है। टैक्स वैल्यूएबल और टैक्स वैल्यूएबल जो आएगा, ग्रोस सैलरी आएगी। फिर उसके अंदर जो डिडक्शन 16 के अंदर हैं वो आएंगी, ठीक है। इस तरह से फिर हाउस प्रॉपर्टी का आएगा और बिजनेस का आएगा, मतलब पांचों हेड का जो फॉर्मेट है वो इसमें आपको देख सकते हो। और ग्रोस टोटल इनकम ऑफ HUF लाइक एनी अदर पर्सन शैल बी कंप्यूटेड अंडर 4 हेड ऑफ इनकम on the basis of their residential status. There can be no income under the head income from salary in case of HUF. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ना उसकी जो इनकम हो सैलरी के अलावा अन्य बाकी की जितने भी 4 हेड है उसमें काउंट की जाएगी। और अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। ये फर्म का हो गया भाई, नेट प्रॉफिट एंड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम जो भी आपका प्रॉफिट है वो लेंगे। फिर उसके अंदर ऐड होंगी चीज़ें, इनएडमिसिबल आइटम हो गए, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स हो गए, ये सारी ऐड करनी पड़ेंगी, मतलब कि उनको अगर डेबिटेड कर रखा है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर आता है डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, ये ऐड होंगी। और लेस होने वाली चीज़ें इसमें एडमिसिबल आइटम्स शामिल जो हो सकती हैं, विच आर डिसअलाउड इन 1, जो ऊपर ऐड की थी हमने 1 के अंदर, वो डिसअलाउड जो हुई थी वो इसमें लेस करेंगे। इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, जो क्रेडिट कर रखे प्रॉफिट एंड लॉस में वो लेस करेंगे। फिर यहाँ से आता है बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसके अंदर से रेम्युनरेशन जो पेड कर रखा वर्किंग पार्टनर को वो प्रॉफिट एंड गेन आ जाएगा। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्या, इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, डिडक्शन आ जाएंगी जितनी भी आपकी 80C से 80U तक। और फिर आता है टैक्स पेबल बाय द फर्म, मतलब कि फर्म के द्वारा जो टैक्स पेबल होगा वो लेस होगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जितनी भी लास्ट में इनकम आएगी वो बांट दी जाएगी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। TDS आता है नेक्स्ट। TDS हमने पढ़ रखा है वैसे पीछे की यूनिट में। TDS और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम टैक्स रिड्यूस फ्रॉम मनी पेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट। जिस टाइम हम स्पेसिफाइड कोई पेमेंट करते हैं उसी टाइम जो लगने वाला टैक्स है कटने वाला, जैसे रेंट पे किया, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, सैलरी एटसेट्रा, उसी टाइम जो टैक्स कटता है वो TDS होता है। बाय द पर्सन मेकिंग सच पेमेंट्स, जो पेमेंट करता है उस पर्सन का। यूजुअली द पर्सन रिसीविंग इनकम
इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स। आमतौर पर क्या होता है कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है ना इनकम, वो लाइबल होता है पे करने का इनकम टैक्स। बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रोविजन मेक श्योर दैट द इनकम इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट ऑफ बीइंग मेड बाय यू। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, टीडीएस के माध्यम से हेल्प करती है, मेक श्योर दैट द इनकम इज डिडक्टेड, इनकम टैक्स पहले ही लग चुका है किस पे, इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट्स बीइंग मेड बाय यू, मतलब कि जो पेमेंट आपको की गई हैं, जो आपको इनकम दी जा चुकी हैं। फिर आता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इनकम टैक्स पेड इन एडवांस फॉर द इनकम अर्न इन ए पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपने इनकम अर्न की है उस पर लगने वाला टैक्स जो एडवांस में पे कर दिया। यूजुअली द टैक्स इज टू बी पेड व्हेन द इनकम इज अर्न। आमतौर पर देखते हैं कि जब इनकम होती है तभी टैक्स किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है। स्टिल अंडर द टैक्स प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स, लेकिन एडवांस टैक्स की जो प्रोविजन है उसके अंदर द पेयर हैज़ टू एस्टिमेट द इनकम फॉर द इंटायर ईयर। पेयर को क्या करना पड़ता है कि इनकम जो होती है पूरे साल की वो एस्टिमेट करनी पड़ती है। एज पर सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स 1961 एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर, मतलब कि जिस भी इंसान की, जिस भी पर्सन की एस्टिमेटेड अनुमानित टैक्स लाइबिलिटी है ना वो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो उसको एडवांस टैक्स जो है ना पे करने के लिए वो लाइबल हो जाएगा। अब ये डेट्स हैं ऑन बिफोर 15 जून 15% ऑफ एडवांस टैक्स, पेनल्टी वगैरह के हैं, ठीक है। ऑन बिफोर 15 सितंबर 45, फिर 15 दिसंबर की डेट है 75 और 15 मार्च की 100% ऑफ द एडवांस टैक्स। फिर आता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एंड देयर पावर्स। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अधिकार, ठीक है, और उनकी पावर। इनकम टैक्स और द टैक्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल ऑन हिज अर्निंग इज इनकम टैक्स, ये हमने पढ़ लिया। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वेरियस अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने ना अलग अलग अथॉरिटीज़ सेट कर रखे हैं, किस लिए, फॉर लॉफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स का जो कार्य है वो अच्छे ढंग से, कानूनी ढंग से हो सके। एंड टू ओवरसी द राइटियस फंक्शनिंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसके जो कार्य हैं वो सही ढंग से हो सकें। वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पसफुल एक्सिस्टेंस ऑफ एक्ट आर, जैसे कि अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो इनकम टैक्स के कार्य को पर्पसफुल बनाती हैं, सही बनाती हैं। उनमें से जैसे कुछ एक हैं, पढ़ते हैं हम। CBDT और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम, केवल इनके नाम पढ़ेंगे कौन कौन सी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। फिर आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, फिर आता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर्स एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर एंड एडिशनल कमिश्नर, ये सारे अथॉरिटीज़ हैं भाई, ठीक है, इनके पास पावर है। जॉइंट डायरेक्टर एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, और फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये सारे के सारे क्या हैं, अथॉरिटीज़ हैं। फिर इनकी अलग अलग पावर्स हैं, मतलब कौन कौन सी पावर का यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एटसेट्रा, मतलब कि कहाँ पे काम किया जा रहा है, किसी बिज़नेस की छानबीन करनी है वो कर सकते हैं। सर्च एंड सीजर, ठीक है, सील करना, एक तरह से सर्च करना किसी बिज़नेस के बारे में। पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक हैं अकाउंट की उनको छानबीन करने का अधिकार है। एप्लीकेशन ऑफ रिटेन्ड असेट, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार है। पावर ऑफ सर्वे है इनके पास, मतलब कि सर्वे करने का अधिकार। पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन, निश्चित जो जानकारी है वो प्राप्त करने का। पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ कंपनी के रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने का अधिकार होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अलग अलग तरह की इनकम टैक्स की रिटर्न होती हैं। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म हो गया ITR। ITR इज़ ए फॉर्म ऑफ इन विच द टैक्स पेयर फाइल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम अर्न एंड टैक्स पे अप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ITR क्या होती है, जिसमें टैक्स पेयर जो होता है ना अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालता है, इनकम जहाँ से उसने कमाई है, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो 7 तरह की इनकम टैक्स की इसकी ITR होती है, ITR 1, 2, 3, 4, 7 ऐसे। एवरी टैक्स पेयर शुड फाइल हिज ITR ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स। जो फर्स्ट ITR है वो उसका नाम है सहज। इंडिविजुअल हु फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, जो कैटेगरी जो आपको दी गई है नीचे, उनके अंदर जो भी इंडिविजुअल आएंगे उनको ITR 1 यानी कि सहज को फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि सैलरी एंड पेंशन अर्नर, जो सैलरीड पर्सन है या फिर जिनकी पेंशन आती है वो पर्सन। इनकम अर्न फ्रॉम दी अदर सोर्सेज हो गए, एक्सेप्ट विनिंग ए लॉटरी और हॉर्स रेसिंग, इसके अंदर लॉटरी की विनिंग और हॉर्स रेसिंग की छोड़ दी जाती है। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000, पेमेंट रिसीव्ड फॉर ए सिंगल हाउस प्रॉपर्टी विद सर्टेन एक्सक्लूजन्स। ये सारी जो कंडीशन है, जो जिसकी इनकम या जिसकी अर्निंग इन कंडीशन के अंदर होती है उसको सहज जो ITR 1 है वो फिलअप करनी पड़ती है। ITR नंबर 2 है
ये होती है इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए, और वो इन कैटेगरीज़ के लिए होती है कि इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा, इनकम रिसीव्ड थ्रू सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेंस और अदर सोर्सेज, इनकम जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन एसेट्स से, विदेश से, कोई विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, और एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग ₹5,000, ये ITR 2 की कंडीशन है। ITR 3 इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है ये भी, और इसकी कंडीशन जो है ITR 3 की वो क्या है, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बीइंग ए पार्टनर इन ए फर्म, किसी फर्म के अंदर पार्टनर की इनकम है वो, इनकम रिसीव्ड थ्रू सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेंस और अन्य सोर्सेज से, इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इंडिविजुअल डायरेक्टर इन ए कंपनी, ये आपके ITR 3 को फॉलो करते हैं। ITR 4 है जिसको बोलते हैं सुगम, उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी फर्म विद एन इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक की जिनकी इनकम है किसी बिजनेस से, किसी प्रोफेशन से, उनको ITR 4 जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। मोरेवर दोज हु हैव चूजन द प्री अजम्पटिव इनकम स्कीम, जो कुछ एक क्या हैं कि जिन्होंने प्री अजम्पटिव इनकम स्कीम चूज़ कर रखी है, कौन से सेक्शन में, 44AD, 44ADA, 44AE इनकम टैक्स एक्ट, और एलिजिबल टू फाइल देयर रिटर्न यूजिंग द ITR 4, वो भी ITR 4 भरने के लिए एलिजिबल हैं। ITR 5 जो है आपकी किसके लिमिट फॉर फर्म्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज़, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, एस्टेट ऑफ डिसीज्ड एंड बिजनेस ट्रस्ट, नॉट इंडिविजुअल सिटीजन, ये सारी की सारी कंडीशन ITR 5 की हैं। फिर ITR 6 जो है आपका वो है इज़ टू बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाई कंपनीज़ के द्वारा फिल की जाती हैं, फॉर दोज डेट क्लेम एन एग्जम्पशन, एक्सेप्ट उनको छोड़ के जिन्होंने क्लेम जो है ले रखा है किसमें, सेक्शन 11 में, विच इज़ इनकम फ्रॉम ए रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टी, रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टी में जिसने एग्जाम्पशन ले रखा है उनको छोड़ करके बाकी सारी जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा ITR 6 को चूज़ किया जाएगा। ITR 7 में आपकी आ जाती हैं कौन कौन सी, इसके अंदर कुछ सेक्शन हैं, उस सेक्शन के तहत जो है इनकम काउंट होंगी। सेक्शन 139(4)A है इंडिविजुअल होल्डिंग ए प्रॉपर्टी और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, कोई प्रॉपर्टी का मालिक है वो और उसका पर्पज़ क्या है, तो कोई चैरिटेबल है फिर रिलीजियस पर्पज़। पॉलिटिकल पार्टीज एंड एफिलिएट्स सेक्शन 139(4)B, 139(4)C इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन सच एज मेडिकल इंस्टीट्यूशन, न्यूज़ एजेंसीज, एस्टैब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक्स, एजेंसी इंसॉल्वेंट इन साइंटिफिक रिसर्च, इन सभी के लिए फॉलो होता है सेक्शन 139(4)C, और ये ITR 7 के अंदर आपकी आती हैं। सेक्शन 139(4)D कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए हैं, और अदर इंस्टीट्यूशन वेयर रिवेन्यू एंड लॉस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, जहाँ पर रिवेन्यू और लॉसेज जो है ना उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी आपकी ITR 7 के कंडीशन हैं। एस्पायरिंग होम लोन बोरोवर मस्ट फैमिलराइज देमसेल्फ विद इंडियन टैक्स नॉर्म्स एंड फिल द राइट ITR फॉर्म एज लेंडर रिक्वायर बोरोवर टू सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न वाइल अवेलिंग ऑफ ए होम लोन, कि जैसे ना कि कई बार हमें होम लोन के लिए लोन वगैरह चाहिए तो सही तरीके से इंडिविजुअल को क्या करना है, अपनी ITR का जो हेड है उसको चूज़ करना है ताकि लोन लेते टाइम कोई दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि जो इनकम टैक्स लेंडर होता है वो जो ITR के थ्रू ही लोन पास करता है। ITR फॉर्म सर्व एज इनकम प्रूफ के तौर पे काम आती है और एस्टैब्लिश देयर सोर्स ऑफ इनकम, और इनकम का सोर्स पता लगता है। दिस अलाउज द लेंडर टू असेस ए बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस, और यह क्या करती है कि लेंडर को पता करती है कि जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ ई फिलिंग की जो प्रोसेस है इंटरनेट के द्वारा ITR भरने की, वो क्या होती है, रजिस्टर यूर सेल्फ ऑन इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल, पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको ई फिलिंग पोर्टल पे। फिर आता है लॉगिन कर टू इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल फॉर इनकम टैक्स ई फिलिंग, और फिर आता है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ITR फॉर, मतलब कि ITR 1 या ITR 2 से लेकर 7 तक जो आपकी अप्रोप्रिएट है वो चूज़ करें। फिल इन रिक्वायर्ड डिटेल सेलेक्ट करनी है, फिर वैलिडेट करना है, सबमिट करना, और फिर ऑप्शन आता है ई वेरीफाई था ITR वेरीफाई करना ITR को ई वेरीफाई। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे जब डेट्स नज़दीक होती हैं ना, ठीक है, तो उस समय जल्दबाजी में कोई ना कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है, और उस मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या होता है, रिवाइज रिटर्न भरी जाती है। रिवाइज रिटर्न इज़ ए रिटर्न डेट इज़ फिल्ड अंडर सेक्शन 139(5) एज ए रिवीजन फॉर द ओरिजिनल रिटर्न की जगह भरी जाती है। इट ए रिवीजन फॉर एनी ओमिशन या मिस्टेक मेड बाय द फिलिंग ऑफ दैट ओरिजिनल रिटर्न, मतलब ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती हुई है, ठीक है, भूल हुई है, उसको सुधारने के लिए। टू मीट द डेडलाइन ए पर्सन में फॉरगेट टू डिस्क्लोज सम इनकम और मेक
एनी अदर मिस्टेक लाइक क्लेमिंग एनी डिडक्शन। कई बार क्या होता है, डेडलाइन के चक्कर में लास्ट डेट नज़दीक होती है रिटर्न भरने की, तो उस समय जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं कुछ डाटा डालना, ठीक है, या फिर डिडक्शन क्लेम करना भूल जाते हैं। उसको सुधारने के लिए रिवाइज रिटर्न होती है। फिर आता है टैक्स रिफंड। एन इनकम टैक्स रिफंड इज ए स्टेट ऑफ रिइंबर्समेंट टू ए टैक्स पेयर व्हेन ही पेज ए हायर टैक्स इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर देन द फाइनल असेस्ड लायबिलिटी। कि मतलब क्या होता है कि जितना टैक्स बन रहा है उससे ज़्यादा अगर पे कर दिया जाता है तो फिर गवर्नमेंट उसको वापस करती है, उसी को टैक्स रिफंड बोलते हैं। इनकम टैक्स रिफंड आर पॉसिबल, केवल तभी संभव है व्हेन यू हैव बीन पेइंग द कंपलसरी एडवांस टैक्स, या तो आप एडवांस टैक्स कंपलसरी पे कर रहे हो या फिर टीडीएस आप कटवा रहे हो। एट द टाइम ऑफ फिलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न यू कैन एस्टिमेट द पॉसिबल टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपका पॉसिबल टैक्स रिफंड जो है वो कितना होगा। द एक्सेस टैक्स यू हैव पेड, जितना आपने एक्सेस टैक्स पेड किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 237 ऑफ इनकम टैक्स 1961 द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सैंक्शन द टैक्स रिफंड ओनली आफ्टर थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका टैक्स जो है रिफंड तभी करेगा तो वो अच्छी तरह से क्या कर लेगा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी उसको वेरिफिकेशन उसका कर लेगा। फिर आती पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, पेनल्टी इज़ ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ये पनिशमेंट होती है किस लिए, गिवन फॉर वायलेटिंग ए लॉ, किसी कानून को तोड़ने के लिए। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स की कंटेक्स्ट में पेनल्टी क्या होगी, वन शैल बी पेनलाइज्ड इफ़ वन पेनल्टी लगेगी किसी पे, क्यों, फेल्स टू कंप्लाई द रूल्स मेंशन्ड इन द इनकम टैक्स 1961। अगर कोई व्यक्ति फर्म 1961 एक्ट को फॉलो करने में फेल हो जाती है उसके रूल को, तो उससे फिर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कैन आइदर बी ए फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है या फिर सर्टेन अमाउंट का परसेंटेज हो सकती है। फिर आता है सम कॉमन डिफ़ॉल्ट मेड बाय पर्सन डेट इनवाइट पेनल्टी। कुछ गलतियाँ की जाती हैं व्यक्तियों के द्वारा जिससे क्या आती है, पेनल्टीज़ आती हैं। वो गलतियाँ क्या होती हैं, जैसे फेलिंग टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की जाती, फेलिंग टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, जो ऑडिट वगैरह है वो नहीं करवाई जाती, मेक फॉल्स एंट्री अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉल्स एंट्री कर दी जाती हैं, टैक्स डिडक्ट नहीं करवाया जाता, टीडीएस नहीं कटवाता है, कंसीलमेंट और इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, गलत रिपोर्ट देती जाती है इनकम की, फेलिंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो ना की जाए, फेलिंग टू एक्सेप्ट लोन और एडवांस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेंशन्ड, मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग आपने लोन नहीं लिया, एडवांस नहीं लिया, उस फेलिंग टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आपने कोई विदेश में ट्रांजैक्शन की है और उसको नहीं आपने डिस्क्लोज किया, मतलब नहीं बताया, ये कुछ एक फॉल्ट होते हैं, ठीक है। फिर आती हैं कुछ एक डिफ़ॉल्ट हो गए। फिर आती है कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टी। कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टीज़ में क्या आएंगी, मतलब कि पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट, हाइडिंग और इनकम फर्निशिंग इनएक्यूरेट पार्टिकुलर ऑफ इनकम, मतलब कि किसी गलत पार्टिकुलर में आपने डाटा डाल दिया हो या फिर इनकम को छुपाने की वजह से किया हो। पेनल्टी फॉर लेट फिलिंग, इनकम टैक्स की फाइल आपने लेट फिल की हो। डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट में आपने डिफ़ॉल्ट किया, कोई टैक्स डिडक्शन में कोई गलती की है, फेल की है, मतलब ये टीडीएस नहीं भरा आपने एक तरह से। पेनल्टी फॉर फेकिंग एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने फेक एंट्री डाली तो फिर आपको पेनल्टी लगेंगी। ये थी आपकी आज की जो आपकी जो यूनिट थी वो इनकम टैक्स, जिसको हमने रिवाइज़ किया। केवल इसको डिटेल वीडियो में हमने इसको नहीं पढ़ा, केवल इसका क्या है कि ओवरव्यू है। और जो आपकी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो रहेगी ऑडिटिंग, जिसको हम जल्द ही रिवाइज़ करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।